देखिए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है, देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं ठीक। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन कौन है? जॉन डाल्टन, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट में से, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए कहाँ रह गए थे? साइकिल से आए हो? चलिए, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small discrete particles called atoms. Matter is made up of extremely small particles, small discrete particles, extremely small discrete particles called atoms. समझे? एटम से बना है मैटर, पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था डाल्टन के हिसाब से, कि एक ही एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम, सही है, सोडियम एक एलिमेंट। अब सोडियम एलिमेंट के हर जितने भी एटम्स होंगे, सोडियम एलिमेंट के कई एटम्स होंगे, 1 2 3 4 एटम, 1 एटम, 2 एटम, 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे एटम क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल। ये दूसरा पॉइंट क्या? एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट are identical in all respect. Atoms of a particular element are identical in all respect. ठीक है, मतलब all respect मतलब सेम साइज, शेप, मास, प्रॉपर्टीज। समझ गए मेरी बात? फिर लिखो अगला तीसरा पॉइंट, अलग अलग एटम्स के एलिमेंट क्या, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे एक तरफ सोडियम है, एक तरफ मैग्नीशियम है, तो सोडियम के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी और मैग्नीशियम के एटम की प्रॉपर्टी अलग। ये अगला पॉइंट लिखो, देखिए एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट differ from the atoms of other elements. Atoms of one element differ from the atoms of other elements in all respect. Atoms of one element differ from the atoms of other element in all respect. अलग अलग होंगे। ठीक बात है, ये हो गया। समझ आ गया? चौथा पॉइंट लिखिएगा, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये पुरानी थ्योरी है डाल्टन की, ठीक है। अभी तो हमें पता है ना कि एटम्स जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स,
भाई हमें पता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन में डिवाइड होते हैं एटम, और इलेक्ट्रॉन भी फर्दर अब तो नई थ्योरी के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब किसमें, ये भी किसमें डिवाइड होते हैं फर्दर, क्वार्क्स नाम का एक पार्टिकल है उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो पुरानी डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से ये कब आई थी थ्योरी, ये थ्योरी दी थी 1804 की थ्योरी है, समझ गए मेरी बात, तब से पुरानी थ्योरी है। अब डिवाइड हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, एटम्स आर इनडिविजिबल के बाद एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये भी गलत है। एटम डिस्ट्रक्टिबल होता है ना, कैसे, यूरेनियम के दो एटम्स आपस में मिलकर हिरोशिमा लगा देते हैं, नागासाकी उड़ा देते हैं, एटम बम, फिजन फ्यूजन ये सब चीजें आगे मिलेंगी, ठीक है। अगला देखिए, एटम इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगला पॉइंट है एटम इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एटम इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए। और ये तो पता ही होगा ना कि एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बात है। सबको समझ में आ गया, डाल्टन की थ्योरी क्लियर हो गई सबको। अब ये जो डाल्टन की थ्योरी थी इसमें कुछ कमियां हैं, देखिए लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन। ये मान के चलो बेटा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे तो खेला वही कंप्लीट खत्म, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो पहला दिक्कत डाल्टन की थ्योरी पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये 10th में पढ़ा है ना Gay-Lussac's लॉ, 10th में था ना। डाल्टन की थ्योरी ये लॉ नहीं समझा पाई, क्या था Gay-Lussac's लॉ, शांत को याद है, बताइए। जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करती हैं, व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear simple whole number ratio with one another and to the product form। इनके बीच, इनके वॉल्यूम्स के बीच में भी होल नंबर का रेशियो होगा, मतलब अगर ये नाइट्रोजन 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो हाइड्रोजन होगा वो 150 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सही है। और जो अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन पूरी तरीके से यूज हुआ है ना। तो ये लुसैक लॉ कौन नहीं बता पाता है, डाल्टन, ठीक है। दूसरा देखिए, कुड नॉट एक्सप्लेन, could not explain why and how do atoms combine, could not explain why and how do atoms combine to form compounds। मतलब इसका क्या मतलब है, एटम्स कंबाइन तो करते हैं, ये तो डाल्टन ने बोला कंपाउंड बनाने के लिए, क्यों कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, इसका डाल्टन से कोई सरोकार नहीं, बताया नहीं, समझ गए। अगला देखिए, अच्छा दो एटम्स को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्सेस के बारे में भी इन्होंने बताया। हम लोग जानते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयोनिक फोर्स, कोवेलेंट फोर्सेस और भी बहुत सारी होती हैं, उन फोर्सेस के बारे में डाल्टन ने कोई जानकारी नहीं दी, सही है।
देखिए, could not explain the nature of forces, could not explain the nature of forces which hold, could not explain the nature of forces which hold atoms together, atoms together to form compounds. सही है, एटम्स टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। कौन सी फोर्सेस है नहीं बताता है। एक और दिक्कत थी, जैसे कुछ एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम फ्री एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कहाँ नहीं करता है। सोडियम का वो देखो बहुत रिएक्टिव है सोडियम, लेकिन सोडियम देखो सॉफ्ट सा होता है। तो कुछ एटम्स क्यों फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं या कुछ कंपाउंड्स क्यों फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ये डाल्टन नहीं लिखो। could not explain the free existence of atoms and compounds could not explain the, या लेकिन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाते ये नहीं बताया। could not explain why atoms cannot exist freely, क्यों एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं ये नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते ये तो नहीं बता पाए। कंपाउंड फ्री एग्जिस्ट कर पाते हैं ये भी नहीं बता पाए। पानी फ्री एग्जिस्ट कर रहा है ना, देखो पानी है फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। एंड कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली, एंड कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट। तो ये दोनों ही बातें नहीं बता पाए डाल्टन। समझ गए, ये डाल्टन की समस्या है। कोई समस्या आप लोग को नहीं। अब ये जो डाल्टन की थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है? बहुत पुरानी क्लासिकल वाली थ्योरी। ठीक है, अब आप लोग लिखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वायलेट करेगी। ठीक है, हाँ एक पॉइंट लिखवाया होगा एटम इज इनडिविजिबल। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एटम इज डिविजिबल इनटू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो लिखो पहला, एटम इज डिविजिबल, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा एटम। ठीक है, एटम इज डिस्ट्रक्टिबल मॉडर्न के हिसाब से। समझ गए? अच्छा, डाल्टन के हिसाब से सेम एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होंगे। मॉडर्न के हिसाब से एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। लिखो इसमें, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एन एलिमेंट कैन possess atoms of different nature. An element can possess atoms of different nature. जैसे ये देखिए बेटा, 1H1 क्या है? प्रोटियम। 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्रिटियम। तो ये तीनों सेम ही हाइड्रोजन के तो एटम्स हैं, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। इन तीनों का ही मास क्या है? अलग है। आ गया समझ में?
तो एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स सेम भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, है ना, ये तो आइसोटोप्स हो गए। फिर लिखो अगला, डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव identical set of atoms. Different elements may have identical set of atoms. जैसे कौन, गाड़ी बताइए बेटा। सोडियम और मैग्नीशियम, करेक्ट। सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-23, तो इनका मास नंबर सेम हो गया। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। आगे समझ में। बाकी चीजें मोस्टली जो है डाल्टन की ठीक थी, कि एक केमिकल रिएक्शन की यूनिट एटम ही है और तमाम चीजें, ठीक है, बाकी चीजें ठीक थी। कितने पॉइंट लिखो इसमें, 4। बाकी मॉडर्न थ्योरी जो है डाल्टन की थ्योरी से मैच कर रही थी, इसलिए हमने नहीं लिख पाया वो। अभी तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, ये पूरी केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट मतलब ये है कि छोटी बड़ी सब चीजें इसमें आपको मिलेंगी। आपको एक चीज बता दें बहुत क्लैरिटी से, पहले के जो 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, पीरियोडिक टेबल छोड़ दें, फर्स्ट चैप्टर ये पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। अभी थ्योरी चल रही है ना, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, पूरा का पूरा। ये चैप्टर नहीं आया तो आने वाले चैप्टर खत्म, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, बहुत सारी चीजें। फिर सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 शुरुआत के चैप्टर जो है पूरी केमिस्ट्री के पिलर्स हैं समझिए। समझ है मेरी बात। अगर आपको ये शुरुआत के 4 चैप्टर नहीं आते हैं तो आगे पढ़ाई मत कीजिएगा, दुकान खोल लीजिएगा, वही कर लीजिएगा। समझ रहे हो। और बच्चे यही शुरुआत के चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे मेरी बात। यही शुरुआत के 4 चैप्टर नहीं पढ़ते क्योंकि पढ़ाई लेट शुरू करता है बच्चा 11th में। अरे करेंगे, बहुत टाइम है, पूरी आगे पढ़ी हुई है। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि अगर आपको ये पहला चैप्टर नहीं आता तो आपको 12th का पहला चैप्टर दिक्कत देगा। समझे मेरी बात। 12th का मतलब सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल बहुत दिक्कत देगा। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता, क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, तो पूरी केमिस्ट्री में रोगे बैठ, कुछ नहीं करने पड़ेगा। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो आपकी ऑर्गेनिक चली जाएगी और बाकी चीज़ें भी चली जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। शुरुआत के चैप्टर्स टफ भी हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, इतने भी टफ नहीं, पर पढ़ना तो पड़ेगा। चलो देखो टॉपिक अगला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पहला लॉ लिखिए, सब जानते हैं ये वाला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सब जानते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखने की जरूरत नहीं है, कैन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट है मान लो, ठीक है, और इसको गर्म करके बनाया गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ये 30 ग्राम का बना है तो ये कितने का बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास इधर रहेगा उतना ही मास क्या रहेगा इधर रहेगा। कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, खत्म ये दो, सीधा दूसरा लॉ लिखिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास से मास बन रहा है, मास से मास बन रहा है, मास से एनर्जी भी बनती है, पता है, E equals to mc स्क्वायर। हाँ, डेल्टा mc स्क्वायर। तो E equals to mc स्क्वायर आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। इसके हिसाब से हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन में तो मास से मास ही बन रहा है।
लेकिन आजकल जो है खैर सबसे तो बहुत एप्लीकेशंस हैं। E इक्वल टू mc स्क्वायर की वजह से तो एक हिरोशिमा और एक नागासाकी था, वही ना। यूरेनियम, दो यूरेनियम आपस में टकराए, यूरेनियम से न्यूट्रॉन टकराया, यूरेनियम से क्या टकराया, स्लो न्यूट्रॉन, जिससे बॉम्बार्डमेंट हुआ, बेरियम, क्रिप्टन, न्यूट्रॉन एनर्जी फलाना बहुत सारे रिलीज हुए, ठीक है। तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से मास से एनर्जी बनाई गई। दूसरा लॉ लिखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, समझा दें, आप पहले समझ लो, फिर लिख लो तो आसानी लगेगी। जैसे पानी है H2O, तो अब ये पानी कहीं से भी आ रहा हो, ये पानी रेन वाटर हो, ये पानी समुद्र का हो, ये पानी रिवर का हो, ये पानी नाले का हो, ड्रेनेज कोई भी पानी, पानी हमेशा दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम काहे से बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है, देखिए बेटा, अ केमिकल कंपाउंड, सुन रहे, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन, ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब दो एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के, जिनका मास होगा 2 ग्राम, और एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम, एटॉमिक मास क्या होगा, 16 ग्राम। मतलब रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:8। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि कहीं से भी आए चीजें वही रहेंगी। नहीं समझ में आया? देखिए, अ केमिकल कंपाउंड no matter from which source it is obtained, always contains same element, a chemical compound, नहीं क्या बोला, a chemical compound no matter from which source it is obtained always contains same element, same elements, ठीक है, combined together, always contains same element combined together in a fixed proportion by mass, by mass। समझ गए? ये ऐसे बनाना है क्या, समझ ही गए? कुछ है, ठीक है। अब इसको आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हो बेटा, इसको आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो, इसी को कंपोजिशन को प्रोपोर्शन भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए, अगर सबने अलग अलग कॉपी बना रखी है ना केमिस्ट्री की अलग फेयर बढ़िया कॉपी, और ये पहले के 4 चैप्टर्स की पूरी एक कॉपी लग जाएगी आपको, पहले के 4 चैप्टर शायद लाओ, कोई गा रहे क्या, ये कॉपी करो, ये ऐसी मोटी बढ़िया जानवी वाली कॉपी ले लीजिए, ठीक है। ये मतलब थोड़ी मोटी कॉपी लीजिएगा, पतली पतली कॉपियों से कुछ भला नहीं होने वाला है, बार बार भर जाएंगी, खो जाएंगी। ये कॉपी आपकी 2-3 साल काम आने वाली है, ठीक है। जब तक कॉलेज ना मिल जाए तब तक ये कॉपी आपकी सहायक है, समझ रहे मेरी बात?
पेपर के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले कॉपी घुमाएगी आप लोग, बुक से नहीं पढ़ पाओगे इतना सारा, ठीक है। ठीक, इसलिए हर कॉपी अलग अलग बनाइएगा, साफ सुथरी बनाइएगा, कि आपके जब भविष्य में बच्चे भी हो तो इस कॉपी से पढ़ सकेंगे, ठीक है। नहीं तो आ जाएगी, पुरानी बदलेंगी थोड़ी। ये हमारे समय में भी यही था, आज से कितने साल पहले 2012 बैच पास आउट है, तो कितना साल हो गया, 12 साल पहले भी गई थी। अब तुम लोग 12 और जोड़ लो, 12 जोड़ लोगे अपनी एज में तो कितने के हो गए, 28 के हो गए, शादी हो गई तुम लोग की, बढ़िया, 3 साल और जोड़ लो। कहने का मतलब ये है कि समझ रहे ना, तुम लोग के बच्चे भी यही पढ़ेंगे, बस हो सकता है कुछ नया आ जाए तो और ऐड करेंगे उसमें ना। डाल्टन भैया कहीं नहीं जाने वाले, 1804 से यही पे, सही है, ये अमर हो चुके हैं। चलिए अच्छा, इसका अब आप लोग को एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। ध्यान दीजिएगा बेटा, सुनिएगा क्वेश्चन, सुने। कॉमन सॉल्ट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। कॉमन सॉल्ट जानते हो, टेबल सॉल्ट, नमक, NaCl, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस, वो अलग अलग जगह से आई। In one sample, the percentage of chlorine was found to be 60.75. एक सैंपल में क्लोरीन का परसेंटेज 60.75, 60.75%. In the second sample, 3.888 gram was of chlorine. 3.888 gram of chlorine were present in 6.4 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। शो दैट द डेटा इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के हिसाब से है। हमने क्या बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के हिसाब से, कि ये कहीं से भी आए, चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, उसमें उतना ही Na होगा और उतना ही क्या होगा, इस वाले में Cl कितना है 60.75, मतलब Na 39.25 होगा। हम बस ये प्रूफ कर दें कि ये क्लोरीन, इसमें जो क्लोरीन है वो भी 60.75% है। नहीं समझ पाए, इसमें क्लोरीन 60.75 है ही, हमें बस क्या प्रूफ करना है कि इसमें क्लोरीन भी 60.75 है, तो सोडियम ऑब्वियस सी बात है 39.25 होगा। तो बस इसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालोगे, क्लोरीन ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, 388.8 डिवाइडेड बाई 6.4, लगभग 60.75% ही आएगा, थोड़ा एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, सही है। दोनों में क्लोरीन का परसेंटेज कितना आ गया 60.75, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नहीं समझ पाए, पक्का समझ गए, ठीक। एक और क्वेश्चन हटा दूं, दिख रहा है क्या, तो बहुत इजी, लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा अगला कर लेते हैं, दृष्टि लिखनी है क्या, चलो अगला क्वेश्चन है, इसी का है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का ही। 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड, अच्छा क्या होगी रिएक्शन, देखिए CuO plus H2 इज Cu plus H2, जिससे 1.178 ग्राम कॉपर मिला। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके ये कॉपर मिला, सही है। फिर अगला, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अरे नहीं 1.09, 1.09, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर वर ऑब्टेन्ड, वर डिसॉल्व्ड
1.178 gram of copper were dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate जो बना होगा was converted into CuO by ignition, गर्म करके CuO बनाया गया। रिएक्शन से मतलब नहीं है, और तो आप रिएक्शन जानते हो सर, CuNO3 को गर्म करोगे CuO plus NO2 plus O2 बन जाएगा, CuO बन गया। द वेट ऑफ CuO, और यहाँ से जो CuO बन के आया वो बन के आया 1.476 ग्राम। ठीक है, तो शो करना है कि ये डाटा पूरा का पूरा डेटा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का डेटा है। काय का डेटा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ भी समझ आया? सोचो आराम से, सोचा? बताऊं मैं? देखिए बेटा समझिए, यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है समझिए वो 1.375 ग्राम है, यहाँ पे जो कॉपर है वो 1.098 ग्राम है। ठीक है, ध्यान से देखना। केस 1 CuO है 1.375 ग्राम, Cu है 1.098 ग्राम। सही है। आप किसी एक CuO में देखो, CuO चाहे नाइट्रेशन करके आया हो चाहे Cu पहले से था, दोनों में Cu का परसेंटेज और O का परसेंटेज सेम होना चाहिए। किसका निकलवाना चाहते हो, Cu का कि O का? किसी का भी निकालो, चाहे Cu का निकालो चाहे काहे का निकालो, दोनों का परसेंटेज सेम आना चाहिए अपने से। हम O का निकालते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो ऑक्सीजन कितना आएगा? माइनस करो, 5 8 7 16 9 7 0.277 आ गया। अब जरा परसेंटेज ऑक्सीजन निकालो, परसेंटेज ऑक्सीजन ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आएगा? 27700 डिवाइडेड बाई 1375। ये बताओ कितना होता है? कैलकुलेटर है, खड़ाक से इसको बोलो। 25 आएगा, जो भी 24-25% आए। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये ऊपर वाला केस 1 हो गया। अब दूसरा वाला केस 2। केस 2 में देखना बेटा, कॉपर कितना है? 1.178। कॉपर इज 1.178। कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है वो कितना है? 1.476। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? माइनस करो, 6 में 8 क्या बचा? 16 में 8 क्या बचा? 8 9 2 0.298 इसमें भी आ गया। अरे इसको इससे करोगे ना। अब परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 0.298 डिवाइडेड बाई 1.476 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये करो बेटा, 29800 डिवाइड बाई 1476। 29800 डिवाइडेड बाई 1476 कितना होगा? 20.189 तो लगभग बराबर ही है। ये भी 20 पॉइंट समथिंग, ये भी 20 पॉइंट समथिंग, मतलब दोनों में ऑक्सीजन सेम है तो कॉपर भी सेम ही होगा। समझ गए? ये चलिए लिखिए सब लोग अगला लॉ देखो बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझिएगा। दोनों लॉ समझ में आ गए? तीनों लॉ कितने लॉ बता दी? 3 बता दी ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2 बताए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
डेफिनेशन लिख लो, समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form when two elements combine to form two or more compounds when two elements combine to form two or more compounds comma then the different masses of one element then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear simple whole number ratio combined with fixed mass of other element bear simple whole number ratio with one another. Bear simple whole number ratio with one another. समझे? ठीक है, आओ समझा देंगे। देखिए बेटा, नाइट्रो एग्जांपल दे रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बोला? नाइट्रोजन और, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले मल्टीपल कंपाउंड्स N2 NO N2O3 NO2 और N2O5, ये सबके नाम जानते हो? ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ हाँ हाँ, जानते हो ना? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, नहीं जानते? नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, सबके नाम नहीं समझ में आया? अब देखिए, इसमें बेटा नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। कितने नाइट्रोजन है? तो 2 × 14 कितना आएगा? ये 28। यहाँ पे कितना आएगा? 14, यहाँ 28, यहाँ 28, सही है। इधर ऑक्सीजन कितने? 1 × 16, 1 × 16, 3 × 16, 2 × 16, 5 × 16। बात समझ में आ गई? अब देखो करना क्या है हमको, इन दोनों में से किसी एक एटम के सभी मासेस को फिक्स कर दो। जैसे कि 28 14 28 14 28 हो रहा है, हम इन सबको 28 बना देते हैं। 28 को 28 रहने दो, 14 को कर दो 28, तो 16 को 16 रहने दो, 16 को कर दो 32। अगर इसको डबल किया तो इस वाले को भी डबल करो। यहाँ कितना है? 28, तो ये क्या रह जाएगा? 28, ये 48 ही रह जाएगा। ये 14 को 28 किया तो 32 कितना हो जाएगा? 28 को 28 लिखा तो 80 क्या रह जाएगा? 80 रह जाएगा। अब इसमें आप देखो डेफिनेशन, when two atoms combine, क्या लिखा था? when two elements combine to form two or more compounds, सही है? then इधर देखिए, fixed mass of one element, नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया हम लोगों ने? which combine with the masses of other element, तो उनके बीच में देखो होल नंबर रेशियो है। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 16 4 64, 16 5 तो एक का मास अगर फिक्स है तो दूसरे का मास 1:2:3:4:5 के होल नंबर में आएगा, मल्टीपल्स में आएगा। नहीं समझ में आया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल्स। क्या ये समझ आ गया? अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
देखो समझे, एंड ये क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स containing, an element forms two oxides containing 50% and 40% of the element by mass. An element forms two oxides containing 50% and 40% of the element by mass. Prove that the data is in accordance to, prove that data is in accordance to law of multiple proportion. Data is in accordance to law of multiple proportion. Prove that data is in accordance to law of multiple proportion. आइए इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब कौन समझाएगा? साक्षी समझाएंगे बेटा? हाँ शाश्वत समझो। उसमें पूछा गया है तो बताया गया है कि एक एलिमेंट है जो कि दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। एक एलिमेंट दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है? जिनमें से एक में मतलब पहले ऑक्साइड में उसका जो परसेंटेज है बाई मास, एलिमेंट का परसेंटेज 50 है और दूसरे वाले में एलिमेंट का परसेंटेज 40 है। सही है? समझ गए सब लोग? अब ये बताना है कि जो डेटा है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो देखिए बेटा, एक एलिमेंट है, हमने एलिमेंट को लेकर लिया ए, समझ रहे हैं? एलिमेंट को ए ले लिया। एक एलिमेंट एक ऑक्साइड बनाता है और वही एलिमेंट एक और टाइप का ऑक्साइड बनाता है, AO1 AO2। वो तो हमने ऐसे लिख दिया AO1 AO2, होने को कुछ भी हो सकता है, A2O3 हो सकता है, A4O6 हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बस ये टाइप 1 ऑक्साइड है, ये टाइप 2 ऑक्साइड है। इसमें ए एलिमेंट 50% है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 50%। इस वाले में एलिमेंट कितना है? 40, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 60% ऑक्सीजन हो जाएगा। सही है? अब हमको डेटा को मल्टीपल प्रोपोर्शन में लाना है। तो देखो सबसे पहले इस वाले में लेट मास ऑफ AO 100 ग्राम मिल, तो उसमें A कितना होगा? 50 ग्राम और O कितना होगा? 50 ग्राम। सही है? इधर देखिएगा, इसमें भी AO2 का वेट 100 ले लो, लेट मास ऑफ AO2 100 ग्राम मान लो, तो उसमें A कितना होगा? 40 ग्राम और O कितना होगा? 60 ग्राम होगा। अब हमें इन दोनों में किसी एक के मास को क्या करना है? कांस्टेंट बनाना है, फिक्स करना है। किसका मास फिक्स करें? A का कर दें। यहाँ A 50 है, यहाँ A क्या है? वो 50 है। इस 40 को क्या बनाना पड़ेगा? 50। या कहो तो दोनों में 100-100 कर दें, 100-100 कर दें। देखो A 50 तो O 50, A 100 तो O भी कितना होगा? 100। सही है? अब देखिए यहाँ पे A 40 तो O कितना है? 60। तो A अगर 100 कर दें तो ये कितना होगा? यूनिटरी मेथड से करें 150 ही आएगा। 40 का 60 हो रहा है, 1.5 गुना, तो 100 का कितना आएगा? 150 ही आएगा। मुझे बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे A मैंने फिक्स कर दिया है, ये हमने फिक्स कर दिया है। ये कितना आ रहा है? 100 ऑक्सीजन है यहाँ, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 150। मल्टीपल्स में आ गया, 2:3 का मल्टीपल है। इसका रेशियो कितना है? 2:3। तो एक का मास फिक्स कर दोगे, दूसरा का मास मल्टीपल्स में आ जाएगा।
नहीं पहले पढ़ा? ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करने के लिए ले लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन से कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है? कार्बन कंटेंट एक में है 42.9% कार्बन है किसी एक कंपाउंड में, और किसी दूसरे कंपाउंड में कार्बन 27.3%, ठीक है? तो शो करिएगा कि ये डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में है। समझ गए ना? सेम पिछला क्वेश्चन क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बन रहे हैं, किसी एक कंपाउंड में कार्बन इतना दिया है तो 100 से माइनस करके ऑक्सीजन आ जाएगा, किसी दूसरे कंपाउंड में कार्बन ये दिया है तो 100 से माइनस करके ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर किसी एक को फिक्स करके दूसरे का रेशियो देखो। समझ गए? बस